अच्छा देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली इसके अंदर अपन क्या क्या बनाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाएगा? टू असर्टेन, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना है? टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, एंड पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ठीक है। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा नेचर का अकाउंट है? इट्स अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए क्वेश्चन आपको डेटा देगा। ठीक है, डेटा में वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? कोई भी बिजनेस का ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाने के लिए आपके पास में क्या अवेलेबल रहेगा? ट्रायल बैलेंस। आपके पास क्या अवेलेबल रहेगा? ट्रायल बैलेंस। ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में कुछ लेजर्स का डेबिट बैलेंस होता है और कुछ लेजर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। जिन लेजर्स का डेबिट बैलेंस होता है, इधर इट विल बी योर एसेट और एक्सपेंस। ठीक है। एंड जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है वो लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। राइट, क्लियर है ये? एनीथिंग गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, एनीथिंग गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस will have how many effects, single or dual? Anything given inside the trial balance will have a single effect or dual effect? Single effect। single effect का मतलब एक ही जगह दिखाना है उसको, इधर इट विल बी शोन इन द ट्रेडिंग और पीएनएल और बैलेंस शीट। क्लियर है? एनी एडजस्टमेंट गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, उसका कितना इफेक्ट होगा? ड्यूअल इंपैक्ट होगा। राइट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने बात किया था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस कितना इफेक्ट होगा? दो। कहां कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में जाएगा। राइट, एंड इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस एंड ब्रैकेट में लिख दिया नॉट एडजस्टेड, देन तभी भी डुअल इंपैक्ट ही होगा। नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब सिंगल इफेक्ट कहां जाएगा? सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। इफ इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस तो ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा ऑन द एसेट साइड। इट मींस इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड फ्रॉम परचेज। एडजस्टेड परचेज कैसे निकालते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसको अपन एडजस्टेड परचेज बोलते हैं। if adjusted purchase is given inside the trial balance as well as opening stock, closing stock, purchase return is also given inside the trial balance, then what will you do? Will only consider adjusted purchase, will not consider opening stock, purchase return, closing stock, ये सब कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, जस्ट एडजस्टेड परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे। इज इट क्लियर? अब ट्रेडिंग अकाउंट लेजर है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। पीएनएल अकाउंट भी डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन क्रेडिट साइड में सेल्स लेस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। क्लियर है यहां तक? सिमिलरली पीएनएल अकाउंट का डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट साइड में ऑल इनकम्स अदर देन इनकम फ्रॉम सेल, क्योंकि सेल्स आपने ट्रेडिंग अकाउंट में काउंट कर लिया। क्लियर है? हाँ हाँ, वो तो आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में। राइट, देन क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एट, किस वैल्यू पे दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक? या फिर किस? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। राइट, एज पर विच कंसेप्ट? प्रूडेंस कंसेप्ट। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं था? ठीक है, एकदम अच्छे से। क्लोजिंग एंट्री आपसे कोई भी पूछ ले, गिव मी द क्लोजिंग एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न, गिव मी द क्लोजिंग एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न।
क्लोजिंग अकाउंट डेबिट, ये कौन सा अकाउंट बनाया हमने? अभी तक कोई क्लोजिंग अकाउंट। अबे क्लोजिंग स्टॉक तो पहला बात है हम रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट टाइम, उसका कभी क्लोजिंग होता ही नहीं है। सेल्स रिटर्न का क्लोजिंग एंट्री, ठीक ही बोल रहा था, बोलो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अरे बाबा तुम लोगों को क्लोजिंग एंट्री का लॉजिक बताया था। जब आप फर्स्ट टाइम एंट्री करते हो तो उस अकाउंट को डेबिट करते हो या क्रेडिट करते हो, पहले वो सोचो, फिर उसका रिवर्स कर दो। सेल्स रिटर्न हम हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। तो क्लोजिंग में क्या होगा? तो एंट्री क्या होगा? तुम उल्टा बोला, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्लियर है? अरे बाबा आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, सेल्स रिटर्न, ये सारे के सारे कहां दिखाते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट में। दैट मींस ये सारे अकाउंट क्लोज होते हैं बाय ट्रांसफरिंग इट टू द ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्लोजिंग स्टॉक टू सेल्स रिटर्न क्या था? नया इनोवेटिव एंट्री। ठीक है। परचेज का क्लोजिंग एंट्री, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि परचेज रिटर्न हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट, और ये कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है ये चीज? व्हाट विल बी द क्लोजिंग एंट्रीज फॉर सैलरीज अकाउंट? P&L account debit to salaries, because salary is an indirect expense. What do you mean by direct expense? यस, प्रोक्योरमेंट भी जरूरी नहीं है हम मैन्युफैक्चरर हम ट्रेडर हुए तो। ठीक है। ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एनी एक्सपेंस अदर देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाउ विल यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अरे सेल्स माइनस सेल्स तो प्रॉफिट में होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दो तरीका है। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो। सपोज आपने एक प्रोडक्ट बेचा है 200 रुपए में, उसमें आपका प्रॉफिट है 50 रुपीज, तो कॉस्ट कितना हो गया? 150 रुपीज। तो उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक तरीका आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, या फिर आप क्या करो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अपने ट्रेडिंग अकाउंट का कॉस्ट एलिमेंट ले लो, क्योंकि वो क्रेडिट साइड में होता है ना। देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, लेस। ओ उधर नहीं है, क्या हो गया इसको? क्यों नहीं है? होना चाहिए था, रुक गया बेचारा। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट, ये टोटल कॉस्ट हो गया। ये इतना टोटल कॉस्ट है, इसमें से इतना कॉस्ट का अभी भी बचा हुआ है, तो मेरा बाकी कहां चला गया? बिक गया होगा। उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। तो इसको ऐड करके ये माइनस कर दो, वी विल हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या फिर सेल्स वैल्यू में से प्रॉफिट माइनस कर दो, वी विल हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? सीओजीएस क्लियर है? अरे बाबा आप आराम से यहाँ हाइपोथेटिकल फिगर ले लो। सपोज ये 1000 का ओपनिंग स्टॉक, 50,000 नेट परचेज, 5,000 डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 30,000, सेल्स है 1 लाख। तो प्रॉफिट बताओ कितना हुआ?
प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? भाई 1 लाख माइनस 56, 30,000 क्यों नहीं काउंट करेंगे? 1,30,000 में से 56 माइनस होगा ना? 70, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। हम लोग, लेकिन आप जो पहला वाला फॉर्मूला बोला था उसमें तो आप सेल्स में से वो माइनस, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया तब कॉस्ट आया ना। अभी तो अपन ग्रॉस प्रॉफिट ही निकाला है, ठीक है। अब देखो, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ये जो गुड्स मैंने बेचा है इसका कॉस्ट क्या था। तो 1 लाख में बेचा है, प्रॉफिट हुआ है 74,000, तो कॉस्ट कितना हुआ? 26,000। कोई भी सामान तुम 1 लाख रुपए में बेचा है और उसको बेच के तुम्हारा प्रॉफिट 74,000 हो रहा है, तो उसका कॉस्ट कितना? माइनस करके। अबे कोई भी चीज 1 लाख में बेचोगे और उसमें तुम्हारा प्रॉफिट 74 हो रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? उसका कॉस्ट तो 76 हुआ ना, आई मीन सॉरी 26 हुआ, राइट। एक तरीका यह है, आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब सपोज ये फिगर नहीं होता, तभी भी तो 26,000 हम निकाल सकते थे। इसको ऐड किया माइनस दिस 26,000, समझ में आया? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का बस ये दो ही तरीका है। देन आपने बेसिक्स क्लास में सीखा था जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स एंड जीपी परसेंटेज ऑन कॉस्ट। वहां पे अपन सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, डिवाइड करना पड़ता है। भूल गए या याद है? अरे किया था, जीपी परसेंटेज ऑन कॉस्ट एंड सेल्स टेस्ट में भी था। क्या करते हो ऐसे? नहीं याद? भूल गए? थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो चलेगा, है ना। सपोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। तो टेल मी व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट and what is your sale price? अरे सीओजी ऐसे सेलिंग प्राइस कहां लिखा मैंने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है। अरे बोलिए बाबा, इतना बेसिक मैथ्स। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25,000, कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज भी कॉस्ट पे ही है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1 लाख इंटू 25%, दैट इज 25,000। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1,25,000। ये क्लियर है? ऐसे भी तो लिख सकते थे, सेल्स वैल्यू इज 1,25,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% on sales. Tell me what is gross profit and what is cost of goods sold. क्या चीज? कॉस्ट वैल्यू।
ऑफ योर गुड्स जो तुमने बेचा। सपोज मैंने ये बॉटल मार्केट से परचेज करी 100 रुपए में, फिर उसको अपने प्रीमाइसेस तक लाने में 5 रुपीज का खर्चा लगा, अब मैं उसको 150 में सेल कर रहा हूं, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बॉटल फॉर मी? उसी को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। यानी जो गुड्स तुमने सेल किया उसका कॉस्ट वैल्यू क्या है? मैंने 150 में सेल किया, दैट इज माय सेल्स वैल्यू, राइट? अब मुझे कॉस्ट वैल्यू निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसी को बोलते हैं। तो मैंने 150 में सेल किया और मेरा प्रॉफिट होता है इसमें 45 रुपीज का, तो 150 में से मैं जब मैं 45 हटा दूं, दैट विल बी माय कॉस्ट वैल्यू। वही है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वही तो सेटिस्फाई। हाँ। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? क्वेश्चन में सेल्स का वैल्यू दिया हुआ है, जीपी परसेंटेज भी सेल्स पे है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 20% ऑन सेल्स या 20% ऑफ सेल्स, बात एक ही होता है। तो 1,25,000 का 20% इज योर, तो व्हाट विल बी योर कॉस्ट वैल्यू? यहां तक क्लियर है? तीसरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड is 1 lakh, gross profit is 20% on sales. What is your gross profit? What is your sales value? 20% ऑफ सेल्स है। क्या आपके पास सेल्स वैल्यू है क्या? हाँ, देखो अपना इक्वेशन क्या होता है, अब यहां पे देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, बिकॉज यू हैव ए कॉस्ट वैल्यू, परसेंटेज किस पे दिया हुआ है? सेल्स पे। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमारा क्या होता है इक्वेशन? सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्लियर है? सेल्स हमें नहीं पता, एक्स, कॉस्ट पता है 1 लाख, प्रॉफिट क्या है? सेल्स का 20%, तो कहना इसे 0.20x, 20% ऑफ x इज माई 0.20x, तो 1.80x हो जाएगा ना, ये इज इक्वल्स टू 1 लाख। अरे बाबा 0.20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इतना मैथ्स तो अपन का बचपन में जो सीखा वो आना पड़ेगा। साइंस वगैरह चेंज हो जाता। तो x इज इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 कर दूं, पॉइंट के बाद में 2 जीरो था नंबर्स, तो 1 लाख, समझ में आया? तो सेल्स निकल गया 1,25,000, तो वी कैन फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, मतलब 25,000। समझ में आया? नेक्स्ट, sales value is 1,25,000, gross profit is 25% on cost, calculate gross profit and cost of goods sold. अब क्या ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है? सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट,
कॉस्ट तो है नहीं, तो हमारा सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। सेल्स है 1,25,000, कॉस्ट एक्स पकड़ लो, प्रॉफिट इज 0.25x। क्लियर है ये? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब इसका एक लॉजिक ध्यान में रखना। एक तो ये है, इक्वेशन बना सकते हो, या फिर जब आपके पास इनवर्स रिलेशन होता है ना, इसको हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। वैल्यू है सेल्स का बट प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑफ कॉस्ट, वैल्यू है कॉस्ट बट प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑफ सेल्स। इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन हो गया ये, दिस इज डायरेक्ट रिलेशन। कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज भी कॉस्ट का है। सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज भी सेल्स का है। इसको डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। डायरेक्ट रिलेशन नो इश्यूज, मल्टीप्लाई होता है। बट जब इनवर्स रिलेशन होता है तो डिवाइड होता है। इनवर्स रिलेशन में हमेशा डिवाइड होगा, राइट? अब डिवाइड में लॉजिक ध्यान रखना। सपोज मेरे को सेल कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है, ये इनवर्स रिलेशन है। यहां मुझे सेल्स का वैल्यू निकालना है। तो एक बात बताओ, कॉस्ट दिया हुआ है, यू हैव अ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, डू यू हैव अ लॉस परसेंटेज? ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस परसेंटेज नहीं है। यानी हमें प्रॉफिट तो वही होगा, तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। तो इफ प्रॉफिट हुआ है तो आपका सेल वैल्यू तो कॉस्ट से ज्यादा ही होगा। इफ यू हैव अ कॉस्ट वैल्यू 1 लाख एंड क्वेश्चन बोल रहा है आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 20% का, प्रॉफिट हुआ है तो ऑब्वियसली हमने इससे हाई वैल्यू में सेल किया होगा। यानी जो रिजल्टेंट आंसर, जो हमें सेल वैल्यू चाहिए, दैट हैज टू बी हायर देन दिस, दैट हैज टू बी हायर देन 1 लाख वैल्यू, तभी तो मेरा प्रॉफिट आएगा। क्लियर है? तो जब भी आपको रिजल्टेंट आंसर ज्यादा चाहिए, रिजल्टेंट आंसर ज्यादा चाहिए, पहला चीज इनवर्स रिलेशन में डिवाइड होता है। इनवर्स रिलेशन में हमेशा डिवाइड होगा। अब जब रिजल्टेंट आंसर बड़ा चाहिए तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना रिजल्टेंट आंसर बड़ा आता है। जैसे सपोज 100 डिवाइडेड बाय 50, क्या है आंसर? 2। 100 डिवाइडेड बाय 10, रिजल्टेंट आंसर बड़ा है ना। आप डिनोमिनेटर को छोटा करते जाओ, आपके रिजल्टेंट आंसर बड़ा आता जाएगा, राइट? यहां पे हमें रिजल्टेंट आंसर बड़ा चाहिए ना, राइट? तो जब भी रिजल्टेंट आंसर बड़ा चाहिए, क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है, आप क्या कर सकते हो? कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट इंटू 100, बस 100 माइनस रेट कर देना है। अल्टीमेटली वही तो किया, 100 माइनस रेट मतलब 100 माइनस 20, 80 इंटू 100, घूम फिरा के तो वहीं पहुंच रहे हो। और जब रिजल्टेंट आंसर छोटा लेके आना है तब क्या करो? प्लस कर दो, डिनोमिनेटर को बढ़ा दो, यानी 100 प्लस रेट हो जाएगा। सेल्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इंटू 100। अब जिसको ये डायरेक्ट याद रहेगा वेरी गुड, नहीं रहता तो इक्वेशन तो है ही, अब वो बना के निकाल सकते हो। क्लियर है यहां तक? पल्ले पड़ा? समझ में आया? दो ऑलरेडी हमने पहले भी किया था, ये सेम प्रोसेस अपन कर चुके हैं। ठीक है? क्लियर है ये वाला कंसेप्ट? तो अभी देखो होमवर्क में 14, 15, 16 एक तो होमवर्क था आपका। लेट्स डिस्कस 14, 15 एंड 16। पहले 16 करना है, ठीक है? 16 साथ में कर लेता हूं मैं आपके, नहीं 14 कर लेता हूं फिर 16 कर लूंगा, 15 डिस्कस कर लूंगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
following is the trial balance of Sri Damodar Prasad as at 31st March 2020. What is the requirement part of the question? Prepare a trading and P&L account for the year ended 31st March and the balance sheet as at that date. The stock on 31st March was 22,000. अब देखो क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया मतलब डुअल इंपैक्ट होगा. कहां जाएगा? ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में. क्वेश्चन ने आपसे पूछा ट्रेडिंग एंड P&L प्लस बैलेंस शीट, तो फॉर्मेट बना लेते हैं. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च. ध्यान रखना गलती से भी आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एज ऑन लिख दिया, गया मार्क्स. ये कभी भी एज ऑन नहीं होता, इट इज ऑलवेज फॉर द ईयर. व्हाई फॉर द ईयर? बिकॉज while preparing trading and P&L account we follow accrual basis of accounting. ठीक है, we consider only income and expenses related to current year. पूरा साल का इनकम और एक्सपेंस हम इसमें काउंट कर रहे हैं, इसीलिए फॉर द ईयर आया. ठीक है, हाँ वो ऊपर में तो आएगा इन द बुक्स ऑफ श्री दामोदर प्रसाद, वो अब बताना थोड़ी पड़ेगा. हाँ सगा लगता है, घर का आदमी है अपना, तो रेस्पेक्ट कुछ नहीं देंगे अपन उसको. दामोदर प्रसाद डायरेक्ट. ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को करना कैसे होता है. आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस में ही मार्क कर लोगे कि कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा P&L में और कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा. अब देखो दो साइड दिया हुआ, एक डेबिट बैलेंसेस और एक क्रेडिट बैलेंसेस. इफ डेबिट बैलेंस है तो वो आपका क्या होगा, एसेट और एक्सपेंस, एंड क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल. राइट, लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट डेबिट बैलेंस. स्टॉक 1st अप्रैल 2019 मतलब इट इज अ ओपनिंग स्टॉक, तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट वहां साइड में टी लिख देंगे. देन परचेजेस कहां जाएगा, ट्रेडिंग. वेजेस ट्रेडिंग, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस. रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग. रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, तो सेल्स से माइनस करके दिखा देंगे. फिर कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग. कैरेज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L में जाएगा. एक्सपेंस है ना कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज मतलब भाड़ा, इट्स एन एक्सपेंस. ठीक है, देन ऑफिस सैलरीज P&L, रेंट एंड टैक्सेस P&L, कैश बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस, बैड डेट्स P&L, बैड डेट्स इज अ लॉस P&L, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ये. डिस्काउंट अलाउड P&L, लैंड एंड बिल्डिंग, स्कूटर रिपेयर्स P&L, नॉट बैलेंस शीट. वाई बैलेंस शीट? हाँ P&L. बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट. कमीशन P&L, ये एक्सपेंस है क्योंकि डेबिट साइड में लिखा हुआ है. ठीक है, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट. इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन P&L, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट. अब क्रेडिट साइड में दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड, इट्स एन इनकम. कहां जाएगा, ट्रेडिंग P&L. रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न ट्रेडिंग. सेल्स ट्रेडिंग. बिल्स पेबल बैलेंस शीट. सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट. क्रेडिटर फॉर रेंट बैलेंस शीट मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग. क्रेडिटर फॉर रेंट का मतलब हमने रेंट पे नहीं किया. ठीक है, और क्रेडिट साइड में दिया हुआ है. पहला बात है क्रेडिट बैलेंस है, या तो वो इनकम होगा या लायबिलिटी होगा. हाँ रेंट पेड होता तो फिर वो डेबिट साइड में दिया हुआ रहता. इसलिए मैंने बोला आपको देखना पड़ेगा कि डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है. इनकम तो वो क्रेडिट साइड में दिया हुआ रहेगा. हाँ, कैपिटल बैलेंस शीट. लोन फ्रॉम एक्स बैलेंस शीट. कमीशन
P&L इनकम है, ठीक है। अब इसको प्लॉट करना है। सबसे पहले डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 10,000, फिर परचेज का वैल्यू 58 माइनस परचेज रिटर्न 2,600, 55,400, ठीक है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक है वेजेस 4,700, फिर है कैरेज ऑन परचेज, जहां जहां टी लिखा था बस उसको ट्रेडिंग अकाउंट में प्लॉट कर देंगे। क्रेडिट साइड में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सिंस क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर था तो डुअल इंपैक्ट होगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000, क्रेडिट का टोटल करके डेबिट को माइनस कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ रहा है? 44,670, ठीक है। अब इसी के कंटिन्यूशन में अपन पीएनएल अकाउंट बना लेंगे। दिस ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, प्रॉफिट है तो इनकम साइड में आएगा। नॉमिनल नेचर अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट इज योर नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर में क्या होता है? डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में इनकम्स एंड गेन्स। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 44,670। इनकम में और क्या था? पीएनएल में क्या आना है? डिस्काउंट रिसीव्ड कमीशन 1,200। डेबिट साइड में बाकी सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। टू कैरेज ऑन सेल्स 710, to office salaries 4,800, to rent and taxes 2,400, to bad debts 600, to discount allowed 640, scooter repairs 850,
to commission 1800 to interest on X loan 1500 to net profit transferred to capital account. हाँ लिखना है, लिखो नहीं लिखो। नेट कमीशन लिखा होगा तो पेड या रिसीव? कौन सी साइड दिया हुआ है उसके नजरिए से देखो। डेबिट साइड में है तो पेड और क्रेडिट साइड में है तो रिसीव्ड। हाँ तो जो क्रेडिट साइड वाला था वो इनकम था, उसको इनकम काउंट किया हमने। तो नेट प्रॉफिट कितना? 33,320। क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आ गया। यहां तक दिक्कत? ये क्लियर है? ये क्लियर है? अब बैलेंस शीट यहाँ पे या तो एज एट होगा या फिर एज ऑन होगा। फॉर द ईयर मत लिखना, मार्क्स चला जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर डेट पे आपके बिजनेस में कितना एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो प्रेजेंट करते हैं। Carriage inwards direct expense. हाँ लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल को प्रेजेंट करेंगे हमेशा। कैपिटल का वैल्यू 40,000 था प्लस नेट प्रॉफिट 33,320। और कुछ कैपिटल से एडजस्ट करना था क्या? ड्राइंग्स माइनस करना है। इनमें सिर्फ पावर लिखा हो तो फिर हाँ पावर एंड फ्यूल, देखो एक होता है इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है पावर। ठीक है, पावर मींस हाई जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी या फिर जनरेटर्स को यूज करके जो होता है, तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होगा या फिर जहां पे हमारा प्रोडक्शन होता है। 67,320 कैपिटल आ गया। फिर और लाइबिलिटीज में क्या क्या था अपने पास? ऑडिट फी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चर करने के लिए भी नहीं लगता, गुड्स खरीदने के लिए भी नहीं होता है। बिल्स पेबल 3,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,600, creditor for rent 500, loan from X
10,000। यही आइटम्स तो आपने लिखे थे ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंस शीट में आना था। फिर इधर में कैश बैंक बाद में लिखेंगे, पहले लैंड एंड बिल्डिंग। कोशिश करना कि नॉन करंट एसेट्स को आप पहले लिखो। Then we have scooter 6,600. Bills receivable 3,500. Sundry debtors 25,400. ड्राइंग्स हो गया। फिर क्या बच गया? कैश 1,100। बैंक बैलेंस 7,820। क्या और कुछ छूट रहा है क्या? क्लोजिंग स्टॉक डुअल इंपैक्ट करना था उसका। क्लोजिंग स्टॉक 22,000। इफ आपने सब कुछ करेक्ट किया है तो आपका ये दोनों साइड मैच करना ही होगा, और नहीं कर रहा है तो गलत है। क्लियर है? समझ में? हाउ टू प्रिपेयर अ नॉर्मल क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है ना, तो उसका डुअल इंपैक्ट होगा। बैलेंस शीट में लिखा ना अपन ने नोट्स में। इफ ट्रायल बैलेंस के अंदर है और लिख दिया नॉट एडजस्टेड, तब फिर डुअल इफेक्ट होगा उसका। देखो नंबर 16। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग अपने उसके लिए करते तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। नहीं, वह डायरेक्ट एक्सपेंस। गोडाउन के लिए करते इनडायरेक्ट, गुड्स खरीदने के लिए थोड़ी ना किया है। गुड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी तो। ड्राइंग्स, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का कोई लाइफ ही नहीं होता है, प्रोप्राइटर का हुआ होगा। और इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल इंश्योरेंस है वो। सब भी तो डायरेक्टली होगा। हाँ, इनडायरेक्ट, एवरीथिंग इज इनडायरेक्ट। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस इज अ ड्राइंग्स। वो बैलेंस शीट में है। हाँ, कैपिटल से नॉर्मल माइनस। इंश्योरेंस तो डायरेक्ट हो गया अगर अपना गुड्स का इंश्योरेंस। गुड्स खरीदने के टाइम रास्ते में जो गुड्स है उसका तुमने इंश्योरेंस करवाया है, दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। गुड्स पहुंच गया तुम्हारे पास, उसके बाद तुमने इंश्योरेंस करवाया है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वही गुड्स का। हाँ, वही गुड्स का। ये कैसे? जब तक गुड्स अरे वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि आपने गुड्स परचेज करने के टाइम इंश्योरेंस करवाया, कि ताकि वो सेफली आप तक पहुंच जाए। आप लोग करवाते हो ना, अरे जैसे आप लोग कहीं ट्रेवल करते हो तो आपके ट्रेवल टिकट में ना उसमें एड ऑन इंश्योरेंस भी रहता है। जैसे आप रेलवे में ट्रेवल करोगे तो रेलवे क्या करता है, 1 रुपए या फिर समथिंग कुछ नॉमिनल वैल्यू पे आपका इंश्योर्ड कर देता है। वहां पे एक ऑप्शन आता है कि आपको इंश्योरेंस करवाना है क्या। इफ बाय चांस जर्नी में आपको कुछ भी हो जाए तो यू आर इंश्योर्ड, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली हैपेंस टू द गुड्स। आप कोई भी चीज मंगवाते हो बाहर से, तो हाई वैल्यू आइटम होता है तो हम उसका रास्ते में इंश्योरेंस, जैसे कि सपोज आउट ऑफ इंडिया से आप कुछ भी मंगवा रहे हो एंड बाय रूट सी के रूट से आ रहे हो, समुद्र से आ रहा है, अब कुछ भी हो सकता है ना, सुनामी आ गया या कुछ भी आ गया, डूब गया सामान, तो फिर क्या करोगे? उस कंडीशन में आप लोग उसका इंश्योरेंस करवा के मंगवाते हो ताकि लॉस इंश्योरेंस कंपनी बियर करे। तो वो जो इंश्योरेंस का खर्चा है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, पता है।
अरे वो थोड़ा सा इंटरनेट पता नहीं अजीबोगरीब चलता है, कभी कभी तो फ्लक्चुएट करने लगता है। ठीक है, समझ में आया? तो 16 में देखो क्या दिया है, स्टॉक दिया है ऑन फन फॉर 16, ये तो ओपनिंग स्टॉक हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फिर दे दिया स्टॉक ऑन 31 मार्च, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। नाउ क्लोजिंग स्टॉक गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, क्या ब्रैकेट में वर्ड एडजस्टेड नॉन एडजस्टेड कुछ है क्या? इट मींस इट इज एडजस्टेड परचेज, इट मींस इट इज सॉरी एडजस्टेड, तो ये सिर्फ इसका सिंगल इफेक्ट होगा, हाँ क्लोजिंग स्टॉक के लिए, because we have to prepare our final account on 31st March only. ठीक है? Then purchases and sales, purchase 230, sales है 345 800, तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। क्लियर है? यानी ये जो परचेज का वैल्यू है इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है। क्लियर है? पक्की बात है? ठीक है। यहां पे वर्ड एडजस्टेड परचेज होता तो तब हम ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिखाते ट्रेडिंग अकाउंट में, तब हम ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते, यहां नॉर्मल परचेज था। ठीक है। रिटर्न्स ट्रेडिंग अकाउंट में, अब डेबिट साइड में जो रिटर्न्स है वो कौन सा रिटर्न है? जर्नल एंट्री में कौन सा रिटर्न्स को डेबिट करते हो और कौन सा क्रेडिट करते हो? सेल्स रिटर्न डेबिट करते हो। डेबिट साइड में जो बैलेंस दिया हुआ है ना 12500, वो आपका सेल्स रिटर्न है, और क्रेडिट साइड में जो बैलेंस दिया है वो आपका परचेज रिटर्न है। क्लियर है? वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। देन कमीशन ऑन परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस, गुड्स खरीदने के लिए हमने कमीशन दिया है। मिला क्या? क्यों मैच तो कर रहे क्या? पेज नंबर 21.36 पुराना। वही है ना तुम लोग का बुक में? आगे वाला नहीं है क्या क्वेश्चन? फ्रेट एंड कैरेज, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, फ्रेट एंड कैरेज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस एंड सैलरीज, ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देन बिजनेस प्रीमाइसेस, asset, it's an asset, balance sheet. Sundry debtor, balance sheet. Creditor, goodwill, patents, coal, gas and power, trading. ठीक है, it's a direct expense, ऑफिस में इसका कोई काम नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ड्राइंग्स, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल एक्सपेंस, P&L, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, P&L, इट्स एन इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज एन इनकम, इट्स एन इनडायरेक्ट इनकम, P&L में आएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में दिया है वैसे भी। कैश इन हैंड, बैंकर्स अकाउंट, बैंकर्स अकाउंट मतलब बैंक का बैलेंस। कमीशन, इनकम है, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, डेबिट साइड में नहीं है। लोन ऑन मॉर्गेज, कमीशन डेबिट साइड में है क्या? दोनों साइड में, जो डेबिट साइड में दैट्स एन एक्सपेंस, और जो क्रेडिट साइड में वो इनकम। ठीक है, तो जो क्रेडिट साइड बैलेंस है वो P&L का क्रेडिट में आएगा, और जो डेबिट साइड में वो P&L का डेबिट साइड में आएगा। देन लोन ऑन मॉर्गेज, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सपेंस है P&L। बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, इनकम टैक्स, ड्राइंग्स है, कैपिटल से माइनस होगा। बिजनेस के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता इन केस ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, बैलेंस शीट में ही जाएगा, कैपिटल से माइनस होगा, इट इज ए ड्राइंग्स। ठीक है, कैपिटल से माइनस होगा। हॉर्सेस एंड कार्ट्स, बैलेंस शीट, एसेट है ये। डिस्काउंट ऑन परचेज, इनकम है ये, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस आप इसको, और एडजस्टमेंट में तो कुछ है ही नहीं, खत्म। कमीशन ऑन परचेज है डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आया? यहां तक क्लियर था? क्वेश्चन नंबर 6A से लेके
6A, फटाफट 6A को देखो तो कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 21.36 में मेरा बुक में 20.37 15-20 मिनट। आज इसको रैप अप कर देंगे अपन नेट सेल्स इसमें 8 लाख है। सो दैट नेक्स्ट सेशन में हम लोग एडजस्टमेंट स्टार्ट कर सके। सर नेट सेल्स 8 हाँ, नेट सेल्स इज 8 लाख। तो हमारे पास नेट सेल्स 8 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑन सेल्स, डायरेक्ट रिलेशन है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 8 लाख का 40%। तो कैन वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस हो गया तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। क्लियर है? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? कैसे? अच्छा, वही ठीक है। इजी था ये ऑलरेडी हमने एग्जांपल्स में डिस्कस किया, अलग फिगर्स थे बस। 6B सेम कहानी है। अब 33 1/3% को अपन 1/3 भी काउंट कर सकते हैं या 100/3 भी लिख दो, आपकी मर्जी है। तो 12 लाख का 1/3 इज योर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज भी सेल्स का है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन होता है तब डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन होगा तो क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो COGS कितना आ जाएगा? 8 लाख। नंबर 7, सेल्स है 9 लाख, GPA 20% ऑन कॉस्ट। डायरेक्ट रिलेशन है क्या? इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो जब इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, सेल्स दिया हुआ है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, इनडायरेक्ट रिलेशन में डिवाइड होगा, रिजल्टेंट आंसर बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए? तो डिनोमिनेटर क्या करे? बढ़ा दो। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट यानी 120 इंटू 100 कितना आ जाएगा? ये 7,50,000 आएगा का कॉस्ट? तो कॉस्ट 750 है, सेल्स 9 लाख है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000। क्लियर है? नंबर 8, ascertain the value of closing stock। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालूं मैं? क्या कुछ ऐसे होता था क्या? ट्रेडिंग अकाउंट याद करूं मैं, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड को ऐड करते हैं। क्रेडिट साइड में क्या रहता है? नेट सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ही तो रहता है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में। उस दोनों को ऐड करके अपन डेबिट साइड माइनस करते हैं। डेबिट साइड में क्या रहता है? ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन में नेट सेल्स दिया हुआ है कितना? 15,60,000। नेट सेल्स का मतलब क्या था?
सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कुछ है नहीं तो यही ले लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है हमें, ठीक है भाई, क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे ही छोड़ दिया। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना 40% ऑन सेल्स, और वैल्यू ऑफ सेल्स हमें पता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 40% ऑफ 15,60,000 दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट पूछा मैंने, 15,60,000 का 40% कितना होगा। क्वेश्चन तो वही बोल रहा है ना, 40% ऑन सेल्स 6,24,000। अब जब अपन इसको सॉल्व कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा ना। इसको सॉल्व कर लो, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। बस ट्रेडिंग अकाउंट जैसे करते हो वैसे तो करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। कितना है 1,14,000। क्लियर है। अब ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 9 में, और जीपी है 30% ऑन कॉस्ट। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, तो हम कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या। रिजल्टेंट आंसर छोटा चाहिए बड़ा। सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, तो हमें तो कॉस्ट निकालना है छोटा। तो क्या करें नीचे 100 प्लस रेट होगा। हाँ, सेल्स बाय 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट मतलब 130 हो गया इंटू 100। कॉस्ट कितना आएगा 15 लाख। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक। स्टार्टिंग में कितना था और कितना खरीदा, उसमें से जितना बेच दिया हटा दो, तो दैट विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 4,80,000, net purchases is 13,60,000, cost of goods sold is 15 lakh। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा 3,40,000। समझ में आया? नंबर 10 में सीओजीएस दिया हुआ है 4,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा क्या, इनवर्स रिलेशन है। कॉस्ट दिया हुआ है, सेल्स निकालना है। रिजल्टेंट आंसर बड़ा चाहिए या छोटा, तो नीचे क्या हो जाएगा 100 माइनस रेट, तो यानी 75 हो जाएगा। तो क्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, सो इजी।
समझ में आया ना कंसेप्ट? फाइव का ए देखो तो, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं आपको इस चैप्टर्स में से, इफ इंटरेस्टेड हो स्कूल वाले, या सिर्फ इसी से आपको एक छोटा सा टेस्ट लेना है स्कूल वालों को 10 मार्क 20 मार्क का, तो ये सभी पूछते हैं। पूछा होगा ना तुम लोग के, तो क्या बोला, सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाओ, खत्म। ये बहुत डिफिकल्ट था, आपको भेजेगा, मतलब द वे ऑफ राइटिंग द क्वेश्चंस बहुत अलग से यूज किया था। एक तो बहुत सिंपल है कि डिफरेंशिएट करो कौन सा ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग है, उसमें तो फुल है, बट जो अकाउंट प्रिपेयर करना था जिसमें हम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था, उसमें मतलब कुछ क्यों ऐसा क्या? अगड़म बगड़म मुस्कान से क्वेश्चन मांगा। फाइव का ए, हमें क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है, राइट? तो हम वही चीज कर सकते हैं ना, हमारे पास क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा है, तो मैं ऐसे लिखूं क्या, सेल्स या नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स दिया हुआ है क्या? 16,000 माइनस 1,000 15,000। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज योर नेट सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या? ओहो, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, छोड़ दो, कोई बात नहीं। ओपनिंग स्टॉक 5,000, नेट परचेजेस 9,100, डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 6,000। दो मिसिंग इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। $6,100। तो COGS क्या हो गया? COGS इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस जीपी कर लो, यहां पे तो सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो तभी भी तो कॉस्ट ही आएगा। तो नेट सेल्स है आपका 15,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 6,000, तो 9,000 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आया? 5B देखो, 5B क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है भाई जी। तो क्या करें, नेट सेल्स कितना है? 3,50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं पता, माइनस ओपनिंग स्टॉक, यहां तो उल्टा करना पड़ेगा, ग्रॉस लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस है, दैट मीन्स योर एक्सपेंसेस आर हायर देन इनकम, तो यानी पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस नेट सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू योर ग्रॉस लॉस। एक्सपेंस माइनस इनकम होगा तभी तो ग्रॉस लॉस आएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 38,000, नेट परचेजेस
3,36,000. Direct expense 26,000. Net sales 3,55,000. क्लोजिंग स्टॉक ही तो नहीं पता. एंड ग्रॉस लॉस 20,000. इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा. COGS नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस होगा. यहां पे नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करते हैं. अब 100 रुपए का आइटम यदि हम 80 रुपए में बेचेंगे तो 80 इज योर सेल्स वैल्यू. लॉस हुआ 20 रुपीज, तो लॉस ऐड करेंगे तभी तो उसका कॉस्ट प्राइस मिलेगा. तो सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस. सेल्स वैल्यू है आपका 3,55,000. ग्रॉस लॉस है 20,000, तो 3,75,000. क्लियर? बुझी पैसा? छोटू सा चीज डिस्कस करना. यहां तक क्लियर है? आपने नोट्स में लिखा थोड़ी था बैलेंस शीट का. Balance sheet can be prepared in the order of, दो तरीका है उसका. परमानेंस और liquidity. Balance sheet can be prepared in the order of permanence or liquidity. Followed by, liquidity कौन फॉलो करता है? Followed by financial institutions, that is banks and NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे बजाज फाइनेंस. ठीक है? तो इन लोग क्या करता है, लिक्विडिटी में बैलेंस शीट बनाता है. वेयर एज ऑल अदर बिजनेस एंटरप्राइजेस, इन लोग ऑर्डर ऑफ परमानेंस फॉलो करते हैं. अब क्या है, व्हाट इज दिस ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड व्हाट इज दिस ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी? बोलो बोलो. परमानेंस वो हो गया, मतलब जैसे जो लंबे समय तक बिजनेस में चलेगा. हाँ. तो हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं. बैलेंस शीट में एक होता है एसेट और एक लाइबिलिटी. तो लंबे समय तक चलने वाले को हम क्या बोलते हैं? अरे एसेट और लाइबिलिटी तो है ही. जो लंबे समय तक चलेगा उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं? किस कैटेगरी का होता है? हाँ, नॉन करेंट. और जो शॉर्टर पीरियड के लिए दैट इज करेंट. तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस का मतलब है अंडर दिस वी प्रेजेंट नॉन करेंट फर्स्ट एंड देन करेंट. अब लाइबिलिटी है तो पहले नॉन करेंट, फिर करेंट. एसेट्स है तो नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स. वेयर एज लिक्विडिटी में क्या होगा, जो फटाफट रियलाइज हो जाए उसको हम पहले प्रेजेंट करते हैं.
वो बनाएगा था, बैंक यही तो है। जैसे आपका बनाया तब ना वो लिक्विडिटी, मेरा क्यों बनाएगा बैंक? जैसे हम लोन लिया बैंक से, हाँ तो तुम बैंक के लिए क्या है, उसका कस्टमर है। बैंक तुम्हारा बैलेंस शीट क्यों बना के देगा, तुम अपना बनाओ। तुम बैंक का कस्टमर है, क्लाइंट है। तो वो शो करता हुआ ना, हाँ तो वो अपने बुक्स में एसेट साइड में दिखाएगा कि तुमसे पैसा मिलना है। बैंक तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन क्यों बनाएगा? बैंक तो अपना फाइनेंशियल पोजीशन बनाएगा ना, कि मैंने किसको किसको उधार दे रखा है और किससे किससे उधार ले रखा है, वही तो प्रेजेंट करेगा बैलेंस शीट में। ठीक है। उसका जो एसेट्स होगा, हाँ उसका जो एसेट्स होगा, हाँ तो वही तो मैंने बोला, वही तो वो ज़्यादा समय के लिए चलेगा, हाँ और लॉन्ग टर्म जो चलेगा, हाँ तो वो नॉन करंट है। लेकिन जब वो बैलेंस शीट प्रेजेंट करता है, हमने जब नॉर्मल बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा बनाया, यहां पे क्या किया, हमने पहले नॉन करंट एसेट्स दिखाई और बाद में करंट एसेट्स दिखाई। पहले कैपिटल, फिर नॉन करंट लायबिलिटी एंड देन करंट लायबिलिटी। बट जब बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है ना, उन लोग क्या करते हैं, पहले ये जो करंट एसेट है इसको पहले दिखाते हैं और जो नॉन करंट एसेट है उसको बाद में दिखाते हैं। उन लोग पहले ये करंट लायबिलिटी दिखाएंगे, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और फिर कैपिटल, इस तरीके से दिखाते, उल्टा दिखाते, क्योंकि उनके लिए लिक्विडिटी मैटर करता है। लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस के लिए लंबे समय तक जो चीजें चलती है वो मैटर करता है। जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, नथिंग मोर देन दैट। तो आपसे पूछ सकता है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तो आपको पता होना चाहिए इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस हम लोग पहले नॉन करंट शो करते हैं एंड देन करंट शो करते हैं, वेयर इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी उल्टा करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यस, under this we present current asset and liability first and then non-current asset and liability. समझ में आया? ये कंसेप्ट क्लियर है? Question number 17. Arrange assets in the order of permanence. एक ही क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ परमानेंस का मतलब क्या हो गया, पहले नॉन करंट एसेट्स एंड बाद में करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स हम किसको बोलते हैं, व्हाट इज नॉन करंट एसेट्स? मोर देन 12 मंथ्स के लिए बिजनेस में बेनिफिट देगा, वो मेरे लिए नॉन करंट एसेट्स है। जो विद इन 12 मंथ्स में रियलाइज हो जाएगा वो करंट एसेट्स। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो हमें ऑर्डर ऑफ परमानेंस के में बनाने बोला है। ऑर्डर ऑफ परमानेंस में कौन से बिजनेसमैन लोग बनाते हैं, कौन से बिजनेसमैन ऑर्डर ऑफ परमानेंस में बैलेंस शीट बनाते हैं? छुट्टी एक नंबर का। हाँ यस राइट क्वेश्चन। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के जितने भी लोग हैं उन लोग ऑर्डर ऑफ परमानेंस फॉलो करते हैं। ठीक है। सन्ड्री डेटर पहले दिखाओगे या बाद में? करंट है वो, करंट एसेट्स। स्टॉक करंट एसेट्स बाद में। इन्वेस्टमेंट पहले है। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, तो नॉन करंट है तो पहले आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग पहले। कैश इन हैंड बाद में। मोटर व्हीकल पहले। मोटर व्हीकल नॉन करंट। अरे मोटर व्हीकल कैसे करंट हुआ, 12 महीने तक ही यूज करोगे क्या? हाँ अरे वो करंट बोला, नॉन करंट। ठीक है, लंबे समय के लिए यूज होता है। कैश तो भाई अगला साल ही, पहला दिन ही यूज कर लोगे तुम, वो तो चेंज ही होता रहता है ना। हाँ करंट, कैश इज करंट। कैश एट बैंक करंट। अरे बैंक में जो पैसा पड़ा है कैसे नॉन करंट, यूज ही नहीं करोगे क्या बिजनेस में? करेंगे क्या फिर बिजनेस में अपन? गुडविल नॉन करंट, गुडविल नॉन करंट। प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट। फर्नीचर नॉन करंट। लूज टूल्स करंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अब पता नहीं होता क्या है बट नाम से लगा कि करंट तो बोल दो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसको तुम फटाफट मार्केट में बेच के पैसा लेके आओगे। ठीक है, यानी उसका इंटेंशन बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए होता है,
दैट इज वाई करंट। तो इस टाइप के भी पूछे तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी होता क्या है। समझ में आया? क्लियर है? विद दिस वी कवर दिस एंटायर चैप्टर। अब नेक्स्ट सेशन में अपन एडजस्टमेंट वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।